हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आई होप आप सब अच्छे होंगे, मैं भी अच्छा हूं। देखो, हमारा चल रहा है OMSM, दैट इज ऑपरेशंस मैनेजमेंट एंड स्ट्रेटेजिक मैनेजमेंट के MCQ क्वेश्चंस। जो बिट क्वेश्चंस की बुकलेट है वो हम कर रहे हैं, और हमारे एग्जाम में आज के टाइम पे 20 मार्क्स की MCQ की वेटेज है। लास्ट क्लास में मैंने आपके साथ 65 MCQs डिस्कस कर लिए थे। आज हम जो बचे हुए MCQs हैं, 62 MCQs और है इसके अंदर, वो कवर करके MCQ वाला पोर्शन अपना आज कंप्लीट करेंगे, ताकि हम नेक्स्ट क्लास में जो हमारे एग्जाम में SAQ आते हैं, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन, उसको हम आगे कंटिन्यू करेंगे। तो आज हम ये जो बचे हुए हमारे MCQs है 65 से आगे, वो कंटिन्यू करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं 66 से। मोस्ट सुटेबल लेआउट फॉर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन। कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में सुटेबल लेआउट क्या होता है? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन का मतलब आप प्रोडक्शन करते रहते हो, स्टॉक में माल भरते रहते हो और माल बेचते रहते हो। तो उस सिचुएशन में सुटेबल लेआउट कौन सा है? मोस्ट सुटेबल लेआउट, लाइन लेआउट, प्रोसेस लेआउट। सर प्रोसेस लेआउट तो जॉब प्रोडक्शन में अप्लाई होता है, ग्रुप टेक्नोलॉजी या फिर मैट्रिक्स लेआउट। तो जब हम थ्योरेटिकली पढ़ते हैं लेआउट का कॉन्सेप्ट, तो हम वहां पे देखते हैं कि कंटिन्यूअस प्रोडक्शन के लिए एक लाइन लेआउट फॉलो किया जाता है, जो कि मोस्ट सुटेबल होता है। तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर। जैसा कि मैं हमेशा बोलता हूं, थ्योरी क्वेश्चन आता है विद इन हाफ मिनट आप कर सकते हो, 30 सेकंड ज्यादा से ज्यादा आपको लगेंगे, नहीं आता कोई फायदा नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 67, वन ऑफ द प्रोडक्ट एग्जांपल फॉर लाइन लेआउट इज। अभी अभी हमें पता चला कि सर कंटिन्यूअस प्रोडक्शन में लाइन लेआउट अप्लाई होता है, और अब क्वेश्चन ने लाइन लेआउट का एग्जांपल पूछ लिया। तो आप बस ये पता लगा लो कि ये जो 4 आइटम गिवन है ABCD, इसमें कंटिन्यूअस प्रोडक्शन किसमें होता है। क्या रिपेयर वर्कशॉप जो होती है उसमें कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है, वेल्डिंग शॉप में कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है, इंजीनियरिंग कॉलेज में प्रोडक्शन होता है, सीमेंट का कंटिन्यूअस प्रोडक्शन होता है। सर रिपेयर वर्कशॉप और वेल्डिंग शॉप और इंजीनियरिंग कॉलेज, अगर मैं तीनों की बात करूं, सर्विस बेस्ड है। रिपेयर वर्कशॉप पे भी आप जाओगे, रिपेयरिंग का जैसे काम बोलोगे वैसे वो काम करके देगा, जॉब प्रोडक्शन लाइक है। और इंजीनियरिंग कॉलेज की मैं बात करूं तो कोई कंटिन्यूअस प्रोडक्शन नहीं होता। ऐसा नहीं होता कि वो बच्चों को इंजीनियर बना बना के स्टॉक करते रहते हैं और सप्लाई करते रहते हैं, सर ऐसा कोई कॉन्सेप्ट नहीं है। सीमेंट कंपनीज क्या करती है? कंटिन्यूअस प्रोडक्शन करती है, स्टॉक मेंटेन करती है, सप्लाई करती है। तो डी विल बी द करेक्ट आंसर ऑफ लाइन लेआउट एग्जांपल। नेक्स्ट वन 68, द एक्ट ऑफ गोइंग राउंड द प्रोडक्शन शॉप। आपकी है प्रोडक्शन शॉप, उसमें आप राउंड लगाओ, चक्कर लगाओ, घूमो, देखो उसको, किस लिए? टू नोट डाउन द प्रोग्रेस ऑफ वर्क, कि काम कैसा चल रहा है, एंड फीडबैक द इंफॉर्मेशन, और फीडबैक लो, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करो कि किस तरीके से काम चल रहा है। इसको क्या बोला जाता है? फॉलो अप, डिस्पैचिंग, रूटिंग या ट्रिप कार्ड। सर ये फॉलो अप है, आप प्रोग्रेस जो है काम की वो प्रोग्रेस देख रहे हो और फीडबैक कलेक्ट कर रहे हो, कि फीडबैक इंफॉर्मेशन कलेक्ट कर रहे हो काम कैसा चल रहा है। सर ये फॉलो अप है, दिस इज नॉन एज ए, फॉलो अप। ए विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज अनदर नेम गिवन टू। सर लीस्ट स्क्वायर मेथड होता है, जो कि हम केवल OM में ही नहीं, हम कॉस्ट अकाउंटिंग में भी पढ़ते हैं लीस्ट स्क्वायर मेथड, मैथमेटिक्स वगैरह में भी आता है। लीस्ट स्क्वायर मेथड को लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोला जाता है। लाइन ऑफ बेस्ट फिट इज अनदर नेम गिवन टू मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर्स, मूविंग एवरेज मेथड, सेमी एवरेज मेथड या ट्रेंड लाइन मेथड। सर आंसर है ए, मेथड ऑफ लीस्ट स्क्वायर को लाइन ऑफ बेस्ट फिट भी बोला जाता है। नेक्स्ट 70, वन ऑफ द इंपॉर्टेंट बेसिक ऑब्जेक्टिव ऑफ इन्वेंट्री मैनेजमेंट। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का इसमें से क्या ऑब्जेक्टिव है? सर पहला है टू कैलकुलेट द EOQ फॉर ऑल मटेरियल इन द ऑर्गेनाइजेशन। ये ऑब्जेक्टिव नहीं है सर, EOQ तो अपने आप में एक टेक्निक है इन्वेंट्री मैनेजमेंट की, लेकिन ये ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। इन्वेंट्री मैनेजमेंट का ऑब्जेक्टिव क्या केवल EOQ कैलकुलेट करना है? सर आंसर इज नो, एक टेक्निक है, EOQ हम हेल्प लेते हैं इन्वेंट्री मैनेजमेंट के लिए, बट ऑब्जेक्टिव तो नहीं है। टू गो इन पर्सन टू द मार्केट एंड परचेज द मटेरियल, पर्सनली हम हर एक सप्लायर से मिले और मटेरियल खरीदे, सर ऐसा भी कुछ नहीं है। टू एम्प्लॉय द अवेलेबल कैपिटल एफिशिएंटली सो एज टू यील्ड मैक्सिमम रिजल्ट। देखो इन्वेंट्री मैनेजमेंट का मेन पर्पस क्या है कि सर हमारा जो पैसा है इन्वेंट्री में वो ना तो ब्लॉक हो, मतलब मैं बहुत ज्यादा इन्वेंट्री में फंड इन्वेस्ट ना कर दूं, ना ही इतना कम फंड इन्वेस्ट करूं कि लोग माल
मांगते ही रह जाए और मेरे पास माल ही ना हो, मतलब स्टॉक इतना बनाऊं ही ना कि माल ही ना बेच सकूं। तो कहीं ना कहीं हमारा मेन पर्पज है हमारे पास जो कैपिटल है उसको एफिशिएंटली यूज करना, एक मिनिमम अमाउंट ऑफ कैपिटल या एक सफिशिएंट अमाउंट ऑफ कैपिटल इन्वेंट्री में इन्वेस्टमेंट करना, ताकि ना तो इन्वेंट्री की शॉर्टेज आए ना उसकी ज्यादा सरप्लस आए। तो सी जो है वो आपका करेक्ट आंसर है, टू एम्प्लॉय द अवेलेबल कैपिटल एफिशिएंटली। सो जब मैं कैपिटल को एफिशिएंटली यूज करूंगा तो प्रॉफिट मेरे मैक्सिमम ऑटोमेटिकली होंगे। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन 71, द बेस्ट वे ऑफ इंप्रूविंग द प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल। मैं अपने पास जो कैपिटल है, सिंपल कहूं तो उसको एफिशिएंटली यूज करना चाहता हूं, उसकी प्रोडक्टिविटी को इंप्रूव करना चाहता हूं। कैसे करूं? परचेज ऑटोमेटिक मशीन। क्या मैं ऑटोमेटिक मशीनें खरीद दूंगा तो क्या मैंने कैपिटल का एफिशिएंट यूज कर लिया? सर आंसर इज नो। मशीनों का यूटिलाइजेशन सही से करोगे तभी तो होगा। इफेक्टिव लेबर कंट्रोल। क्या केवल और केवल लेबर पे कंट्रोल करूं तो कैपिटल का प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाएगी? सर आंसर इज नो। कैपिटल की प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने का मतलब है कैपिटल को इस तरीके से यूटिलाइज करना कि मैक्सिमम टू मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट हो। टू यूज गुड फाइनेंशियल मैनेजमेंट। सर आंसर इज नो। एंड प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज टू बी इंक्रीज थ्रू इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट। प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल इज टू बी इंक्रीज थ्रू इफेक्टिव मटेरियल मैनेजमेंट। सर वही है, मटेरियल का मैनेजमेंट करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी ऑफ कैपिटल को इंक्रीज कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 72। क्वेश्चन नंबर 72 पहले भी आया था, लास्ट क्लास में भी हमने डिस्कस किया था। एमआरपी स्टैंड्स फॉर मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। पूरा का पूरा टॉपिक हमने डिस्कस किया हुआ है। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, मटेरियल रिक्वायरमेंट प्लानिंग। नेक्स्ट 73, द साइकिल टाइम सिलेक्टेड इन बैलेंसिंग ए लाइन मस्ट बी। जब हम साइकिल टाइम सिलेक्ट करते हैं बैलेंसिंग एक लाइन को बैलेंस करने के लिए, मस्ट बी ग्रेटर देन द स्मॉलेस्ट टाइम एलिमेंट गिवन इन द प्रॉब्लम, must be less than the highest time element given in the problem, must be slightly greater than the highest time element given in the problem, or left to the choice of the problem solver। तो हम पढ़ते हैं the cycle time selected in balancing a line must be slightly higher than, slightly greater than the highest given element in the problem। तो C will be your correct answer। तो ये चीजें तो याद है तो ही कर सकते हैं। नेक्स्ट 74, प्रोडक्शन प्लानिंग डील्स विद। प्रोडक्शन प्लानिंग किसके साथ डील करता है? पॉइंट नंबर ए है, व्हाट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इज रिक्वायर्ड एंड हाउ दीज फैसिलिटीज शुड बी लेट डाउन इन स्पेस अवेलेबल। सर सही लग रहा है। व्हाट टू प्रोड्यूस एंड व्हेन टू प्रोड्यूस एंड वेयर टू सेल, व्हाट शुड बी द डिमांड फॉर द प्रोडक्ट इन फ्यूचर एंड व्हाट इज द लाइफ ऑफ द प्रोडक्ट। तो सर 74 का ए ही करेक्ट आंसर आपका। व्हाट प्रोडक्शन फैसिलिटीज इज रिक्वायर्ड एंड हाउ दीज फैसिलिटीज शुड बी लेट डाउन इन स्पेस अवेलेबल, दिस इज डील्ड बाय प्रोडक्शन प्लानिंग। प्रोडक्शन प्लानिंग में हम डील करते हैं व्हाट प्रोडक्शन, कौन कौन सी प्रोडक्शन फैसिलिटीज की हमें जरूरत होगी, हाउ दीज फैसिलिटीज शुड बी लेट डाउन इन स्पेस अवेलेबल, हमारे पास जो स्पेस अवेलेबल है उसमें किस तरीके से हम इस फैसिलिटी को रखेंगे। नेक्स्ट 75, इन प्रोसेस प्लानिंग। प्रोसेस प्लानिंग में हम क्या करते हैं? वी प्लान डिफरेंट मशीन्स रिक्वायर्ड, डिफरेंट ऑपरेशंस रिक्वायर्ड, वी प्लान द फ्लो ऑफ मटेरियल इन ईच डिपार्टमेंट, वी डिजाइन द प्रोडक्ट। सर प्रोसेस प्लानिंग में हम प्लान करते हैं कि हर एक डिपार्टमेंट में मटेरियल का फ्लो क्या होगा। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, फ्लो क्या होगा। नेक्स्ट वन 76, इन ऑपरेशन प्लानिंग। पहले प्रोडक्शन प्लानिंग बोला, फिर प्रोसेस प्लानिंग, अब ऑपरेशन प्लानिंग। इन ऑपरेशन प्लानिंग पॉइंट नंबर ए, द प्लानर प्लान्स ईच ऑपरेशन टू बी डन एट वर्क सेंटर्स एंड द सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सर करेक्ट आंसर तो यही है, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है अपने को। ऑपरेशन प्लानिंग में प्लानर क्या प्लान करता है कि कौन से वर्क सेंटर में कौन सा ऑपरेशन होना है और उसका सीक्वेंस क्या होगा। सिंपल सी बात है, शर्ट बनाना है तो पहले थ्रेड से क्लॉथ बनाओगे तभी तो शर्ट बनाने की सोचोगे, तो एक सीक्वेंस भी यहां पे डिसाइड किया जाता है। नेक्स्ट 177, बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग द प्रोडक्शन प्लानर हैज टू। रूटिंग से पहले प्रोडक्शन प्लानर को क्या करना है? वैसे रूटिंग जो होता है वो फर्स्ट स्टेज होती है प्रोडक्शन प्लानिंग की, बट फिर भी कहते हैं उससे पहले क्या सोचना है? बिफोर थिंकिंग ऑफ रूटिंग द प्रोडक्शन प्लानर हैज टू डिसाइड द ऑप्टिमल एलोकेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, टू डिसाइड व्हाट टाइप ऑफ लेबर टू बी यूज्ड,
to decide how much of material is required to count how many order he has on his end? Sir, A, decide the optimal allocation of available resources, कि हमारे पास जो available resources है उसका best allocation किस तरीके से किया जाए, that should be decided before thinking of routing. routing से भी पहले आपको ये mind में set करना है, decide करना है. Next one, 78. The quantities for which the planner has to prepare production plan are known as. कौन सी क्वांटिटी होती है जिसके लिए प्लानर प्रोडक्शन प्लान बनाता है? ऑप्टिमल क्वांटिटी ऑफ प्रोडक्ट्स, मटेरियल प्लानिंग, क्वांटिटी प्लानिंग, या फिर प्लानिंग क्वालिटी स्टैंडर्ड्स, प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स? तो सर डी विल बी योर करेक्ट आंसर. क्वांटिटीज जिसके लिए प्रोडक्शन प्लानर प्लान करता है दैट इज नॉन एज प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स. स्टैंडर्ड सेट करता है कि भाई हमें कितनी क्वांटिटी प्रोड्यूस करनी है, उसको बोला जाता है प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स. नेक्स्ट 79. द डॉक्यूमेंट विच इज यूज्ड टू शो प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स. ये जो प्लानिंग क्वांटिटी स्टैंडर्ड्स है इसको शो करने के लिए जो डॉक्यूमेंट प्रिपेयर किया जाता है एंड प्रोडक्शन प्लान, उस डॉक्यूमेंट को क्या नाम दिया जाता है? सर उस डॉक्यूमेंट को नाम दिया जाता है प्लानिंग स्पेसिफिकेशंस. उसमें क्या होता है, इस डॉक्यूमेंट के अंदर प्लानिंग स्पेसिफाई की जाती है कि हम क्या क्या किस तरीके से आगे काम करने वाले हैं. ए विल बी योर करेक्ट आंसर, प्लानिंग स्पेसिफिकेशन. नेक्स्ट, इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम ऑन एलओबी. एलओबी मतलब लाइन ऑफ बिजनेस. एलओबी की फुल फॉर्म होती है लाइन ऑफ बिजनेस. तो इन सॉल्विंग ए प्रॉब्लम ऑन एलओबी द नंबर ऑफ वर्क स्टेशन रिक्वायर्ड इज गिवन बाय. नंबर ऑफ वर्क स्टेशन कैसे कैलकुलेट करें? साइकिल टाइम अपॉन में टोटल टाइम, साइकिल टाइम अपॉन में एलिमेंट टाइम, टोटल टाइम अपॉन में एलिमेंट टाइम, और टोटल टाइम अपॉन में साइकिल टाइम. सर टोटल टाइम कितना लगेगा उसको साइकिल टाइम से डिवाइड करोगे तो आपको नंबर ऑफ वर्क स्टेशन पता चल जाएंगे. अगर मैं कहता हूं भाई टोटल टाइम 10 घंटे है, साइकिल टाइम है 2 घंटे का, तो सर 5 वर्क स्टेशन. सिंपल, टोटल टाइम अपॉन में साइकिल टाइम. दैट विल बी करेक्ट आंसर डी. नेक्स्ट वन, 81. फाइनल स्टेज मतलब लास्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग वेयर प्रोडक्शन एक्टिविटीज आर कोऑर्डिनेटेड एंड प्रोजेक्टेड ऑन ए टाइम स्केल इज नॉन एज. शेड्यूलिंग होता है सर. शेड्यूलिंग इज द फाइनल स्टेज ऑफ प्रोडक्शन प्लानिंग जहां पे हम एक्टिविटीज को कोऑर्डिनेट करते हैं और एक टाइम स्केल पे प्रोजेक्ट करते हैं कि कितना टाइम हमें लगेगा किस ऑपरेशन को करने के लिए, अकॉर्डिंगली टोटल टाइम कितना कंज्यूम होगा. शेड्यूलिंग में हम टाइम डिसाइड करते हैं कब ये जॉब शुरू होगी, कब ये जॉब कंप्लीट होगी. आंसर विल बी ए, शेड्यूलिंग. नेक्स्ट वन, 82. द स्टडी ऑफ रिलेशनशिप बिटवीन द लोड ऑन हैंड एंड कैपेसिटी. मेरे पास काम कितना है और मेरी कैपेसिटी क्या है, उसके बीच में जब मैं रिलेशनशिप की स्टडी करता हूं ऑफ द वर्क सेंटर इज नॉन एज लोडिंग. सर इसको लोडिंग बोला जाता है. 83. वन ऑफ द एम ऑफ लोडिंग इज. लोडिंग हम क्यों करते हैं, क्या एम है हमारा? टू फिनिश द जॉब एज अर्ली एज पॉसिबल, टू मिनिमाइज द मटेरियल यूटिलाइजेशन, टू इंप्रूव द क्वालिटी ऑफ प्रोडक्ट, या टू कीप ऑपरेटर आइडल टाइम, मटेरियल का वेटिंग टाइम एंड एंसिलरी मशीन टाइम एट मिनिमम. सर ऑफ कोर्स लोडिंग में हमारी कोशिश क्या होती है, वर्कर का आइडल टाइम कम से कम हो, मटेरियल का वेटिंग टाइम कम से कम हो, मतलब मटेरियल आए और यूज करें, और मशीन का जो एंसिलरी टाइम है मतलब फालतू टाइम जो है मशीन का सेटअप वगैरह है, या फिर मशीन जो खाली पड़ी हुई है, सिंपल सी मैं बात करूं, वो टाइम जो है उसको हम मिनिमम करना चाहते हैं. किसके थ्रू? लोडिंग के थ्रू. क्योंकि लोडिंग में हम क्या एक रिलेशन इंडिकेट करते हैं कि भाई मेरे पास काम कितना है और क्या मेरी कैपेसिटी है, मैं उसको मैनेज करने की कोशिश करता हूं. आंसर विल बी डी. नेक्स्ट 84. वन ऑफ द प्रिंसिपल ऑफ शेड्यूलिंग इज. इनमें से शेड्यूलिंग का प्रिंसिपल क्या है? प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल प्रोडक्ट डिजाइन, प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ बेस्ट मटेरियल, प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल ऑपरेशन सीक्वेंस एंड प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमल कॉस्ट. सर ऑपरेशन सीक्वेंस. शेड्यूलिंग क्या सेट करता है कि कौन सी जॉब कब शुरू होगी कब खत्म होगी, तो दूसरा कब शुरू होगा कब खत्म होगा, तो उसका एक सीक्वेंस सेट करना. सी विल बी योर करेक्ट आंसर. सी विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट वन 85. वन ऑफ द रिक्वायरमेंट ऑफ एग्रीगेट प्लानिंग. एग्रीगेट प्लानिंग मतलब
intermediate planning, one of the requirement of aggregate planning is both output and sales should be expressed in a logical overall unit of measuring. सर आंसर तो करेक्ट यही है, क्योंकि जब हम एग्रीगेट प्लानिंग पढ़ते हैं तो हमें पता है कि एग्रीगेट प्लानिंग में हम कहते हैं कि जो भी हमारा आउटपुट और सेल्स है उन दोनों की जो मेजरिंग यूनिट है वो एक लॉजिकल मेजरिंग यूनिट होनी चाहिए. कपड़ा है मीटर में मेजर किया जा सकता है, दूध है लीटर में मेजर किया जा सकता है, तो एक यूनिट जो है वो लॉजिकल यूनिट वहां पे होनी चाहिए. ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 186. इन एग्रीगेट प्लानिंग, अगर आप कर रहे हो एग्रीगेट प्लानिंग, वन ऑफ द मेथड इन मॉडिफिकेशन ऑफ डिमांड इज, अगर आपको डिमांड में मॉडिफाई करना है तो कैसे कर सकते हो? डिफरेंशियल प्राइसिंग के थ्रू, ले ऑफ एम्प्लॉइज, ओवर टाइम वर्किंग, सब कॉन्ट्रैक्टिंग. ये जो बी सी और डी है इसके थ्रू आप मॉडिफिकेशन कर सकते हो. सप्लाई में एम्प्लॉय को कम ज्यादा करके सप्लाई कम ज्यादा कर सकते हो, ओवर टाइम वर्किंग कम ज्यादा करके सप्लाई कम ज्यादा कर सकते हो, सब कॉन्ट्रैक्टिंग के थ्रू सप्लाई कम ज्यादा कर सकते हो. प्राइसिंग कम ज्यादा करोगे, डिफरेंशियल प्राइसिंग रखोगे, उससे डिमांड पे इंपैक्ट आएगा. ए विल बी योर करेक्ट आंसर. ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 87. इन एग्रीगेट प्लानिंग वन ऑफ द मेथड यूज्ड टू मॉडिफिकेशन ऑफ सप्लाई, अगर आप सप्लाई में मॉडिफिकेशन करना चाहते हो तो क्या तरीका यूज करोगे? एडवर्टाइजिंग एंड सेल प्रमोशन. सर इससे डिमांड इंपैक्ट होगी. डेवलपमेंट ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट, कॉम्प्लीमेंट्री प्रोडक्ट मार्केट में लाओगे तो आपका जो एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट है उसकी डिमांड कम ज्यादा होगी, डिमांड पे इंपैक्ट आएगा. बैकलॉगिंग, हायरिंग एंड ले ऑफ एम्प्लॉइज डिपेंडिंग ऑन द सिचुएशन, सिचुएशन के अकॉर्डिंगली आप क्या करोगे? एम्प्लॉइज को हायर कर दोगे, ले ऑफ निकाल दोगे. सर इससे सप्लाई पे इंपैक्ट आएगा. डी विल बी योर करेक्ट आंसर. वो मैंने आपको यहाँ पे 86 में ही बता दिया था, ले ऑफ एम्प्लॉइज से सप्लाई इंपैक्ट होती है. डी विल बी योर करेक्ट आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 87. नेक्स्ट 188. द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल इज, अगर आप प्रोडक्शन कंट्रोल, प्लानिंग नहीं कंट्रोल, प्रोडक्शन कंट्रोल करना चाहते हो तो प्रोडक्शन कंट्रोल का फर्स्ट स्टेज क्या है? डिस्पैचिंग, शेड्यूलिंग, रूटिंग. सर ये प्रोडक्शन प्लान के स्टेजेस हैं. ट्रिगरिंग ऑफ प्रोडक्शन ऑपरेशन एंड ऑब्जर्विंग द प्रोग्रेस एंड रिकॉर्ड द डेविएशन. सर कंट्रोल करना है तो आपको प्रोग्रेस ऑब्जर्व करनी पड़ेगी और जो भी डेविएशन है जो आपने सोचा और एक्चुअल में जो डेविएशन है उसको एनालाइज करके उस पे जो भी एक्शन लेने हैं वो लेने पड़ेंगे. डी विल बी योर करेक्ट आंसर. दिस इज द फर्स्ट स्टेज ऑफ प्रोडक्शन कंट्रोल. नेक्स्ट 89. वन ऑफ द इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट इज, प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट कौन सा इंपॉर्टेंट प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट है इसमें से? डिजाइन शीट ऑफ द प्रोडक्ट, लिस्ट ऑफ मटेरियल, रूट कार्ड या फिर कंट्रोल चार्ट. कहते हैं कौन सा इसमें से प्रोडक्शन डॉक्यूमेंट है जो कि इंपॉर्टेंट है? तो सर इसका जो करेक्ट आंसर है वो होगा आपका रूट कार्ड, क्योंकि रूट कार्ड में हम ये डिसाइड करते हैं प्रोडक्शन किस तरीके से आपका चलने वाला है. दिस इज नॉन एज रूट कार्ड. नेक्स्ट 190. द वे इन विच वी कैन असेस द एफिशिएंसी ऑफ प्रोडक्शन प्लांट इज बाय, आप एक प्रोडक्शन प्लांट की एफिशिएंसी को एसेस करना चाह रहे हो, मेजर करना चाह रहे हो. कैसे करूं? एफिशिएंट डिस्पैचिंग, बाय मैन्युफैक्चरिंग ए गुड प्रोडक्ट, बाय कंपेयरिंग द एक्चुअल परफॉर्मेंस विद द टारगेट स्पेसिफाइड इन द स्पेसिफाइड प्रोग्राम, और बाय एफिशिएंट प्रोडक्शन प्लानिंग. सर सिंपल सी बात है, अगर आपको एफिशिएंसी निकालनी है तो आपको एक्चुअल और स्टैंडर्ड को कंपेयर करना पड़ेगा, या जो आपने पहले से स्पेसिफाई किया हुआ था और जो एक्चुअल में हुआ उसको कंपेयर करके आप अपनी प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी मेजर कर सकते हो. 90 का करेक्ट आंसर होगा सी. नेक्स्ट 191. प्रोडक्शन कंट्रोल प्रोडक्शन कंट्रोल कंसर्न्ड विद पैसिव असेसमेंट ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस, स्ट्रिक्ट कंट्रोल ऑन लेबर, गुड मटेरियल मैनेजमेंट, गुड प्रोडक्ट डिजाइन. तो सर प्रोडक्शन कंट्रोल कंसर्न्ड विद पैसिव असेसमेंट ऑफ प्लांट परफॉर्मेंस. प्रोडक्शन कंट्रोल का पर्पस क्या होता है? सर प्लांट की परफॉर्मेंस को मेजर करना. कैसे काम चल रहा है, क्योंकि कंट्रोलिंग में जैसे हमने ऊपर अभी कहा कि भी आपको एक फॉलो अप करना पड़ेगा, तभी और तभी आप कंट्रोल कर सकते हो. जब तक कंपैरिजन नहीं करोगे चीजों को आप इन एनी केस कंट्रोल नहीं कर सकते. ए विल बी योर करेक्ट आंसर. नेक्स्ट 92. व्हेन वर्क सेंटर्स आर यूज्ड इन ऑप्टिमल सीक्वेंस
टू डू द जॉब। हम वर्क सेंटर्स को यूज कर रहे हैं ऑप्टिमल सीक्वेंस में, बेस्ट सीक्वेंस में जॉब्स को करने के लिए। वी कैन मिनिमाइज द सेटअप टाइम, मिनिमाइज द ऑपरेशन टाइम, मिनिमाइज द ब्रेकडाउन ऑफ मशीन, मिनिमाइज द यूटिलिटी ऑफ फैसिलिटी। तो सर आंसर होगा ए, मिनिमाइज द सेटअप टाइम। आप वर्क सेंटर को ऑप्टिमल सीक्वेंस में अगर यूज करेंगे तो उससे जो आपका सेटअप टाइम है वो कम से कम कंज्यूम होने वाला है, सेटअप टाइम आपको कम से कम लगेगा। नेक्स्ट 93, वन ऑफ द एक्टिविटीज ऑफ एक्सपीडाइटिंग इज टू फाइल द ऑर्डर इन सीक्वेंस, to decide the sequence of operation, to record the actual production against the scheduled production, and to examine the tools used in the production. तो expediting activity जो है सर वो है to decide the sequence of operation. Answer will be B. Answer will be B. Next है 94, Z chart. जो Z chart होता है वो हम कब यूज करते हैं? Z chart is a chart used in program control. A will be your correct answer. प्रोग्राम कंट्रोल में Z चार्ट यूज किया जाता है। नेक्स्ट 95, Z चार्ट कैन बी यूज टू शो, Z चार्ट क्या शो करता है आपको? प्रोसेस यूज्ड इन प्रोडक्शन, क्वालिटी लेवल ऑफ द प्रोडक्ट, बोथ द प्लान एंड परफॉर्मेंस एंड डेविएशन फ्रॉम द प्लान, एंड टू शो कॉस्ट स्ट्रक्चर ऑफ द प्रोडक्ट। तो सर Z चार्ट हमें बोथ द प्लान एंड परफॉर्मेंस शो करता है एंड डेविएशन भी साथ में शो करता है। आंसर होगा आपका सी। C will be your correct answer. Next 96, computers are used in production control in this area. आप करने जा रहे हो प्रोडक्शन कंट्रोल, उसके लिए कंप्यूटर्स यूज कर रहे हो, किस एरिया में मैं कंप्यूटर यूज कर सकता हूं? फॉलो अप एक्टिविटी के लिए, लेबर को कंट्रोल करने के लिए, इंफॉर्मेशन डिसेमिनेट करने के लिए, लोडिंग शेड्यूलिंग एंड असाइनमेंट वर्क के लिए। सर वैसे तो किसी के लिए भी कर सकते हो, लेकिन आप प्रोडक्शन कंट्रोल की अगर बात कर रहे हो तो प्रोडक्शन कंट्रोल में कवर होते हैं लोडिंग, शेड्यूलिंग, असाइनमेंट वर्क्स, ये सब। तो इन सब के लिए आप कंप्यूटर यूज कर सकते हो, लोडिंग के लिए भी कर सकते हो, शेड्यूलिंग के लिए भी कर सकते हो, वर्क असाइनमेंट के लिए भी कर सकते हो। नेक्स्ट 97, द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सर लास्ट क्लास में भी आया था, टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन शेड्यूलिंग में उठता है। आंसर विल बी सी। आंसर विल बी सी। नेक्स्ट 98, अरेंजमेंट ऑफ मशीन्स, मशीन्स का अरेंजमेंट करना डिपेंडिंग ऑन सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन। सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन पहले से डिसाइड है, उसके अकॉर्डिंगली मशीनों का अरेंजमेंट करना हैपेंस इन प्रोसेस लेआउट, प्रोडक्ट लेआउट, हाइब्रिड लेआउट या ग्रुप टेक्नोलॉजी लेआउट। सर सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन के अकॉर्डिंगली मशीनों को अरेंज करना प्रोडक्ट लेआउट में होता है, कि जैसे प्रोडक्ट बनेगा उसी सीक्वेंस में उसी तरीके से आप मशीनों को अरेंज कर दो। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, प्रोडक्ट लेआउट। नेक्स्ट 99, इशूइंग नेसेसरी ऑर्डर एंड टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर दैट द टाइम टारगेट सेट इन ए शेड्यूल आर इफेक्टिवली अचीव्ड इज नॉन एज। ऑर्डर को इश्यू करना, टेकिंग नेसेसरी स्टेप्स टू इंश्योर कि टाइम टारगेट जो है वो शेड्यूल के अकॉर्डिंगली सेट किए गए हैं और उनको अचीव किया जा रहा है कि नहीं किया जा रहा। ऐसा किस में होता है? सर ऐसा डिस्पैचिंग में होता है। ऐसा डिस्पैचिंग में होता है। डिस्पैचिंग में ऑर्डर इश्यू होते हैं और टाइम टारगेट्स जो है वो सेट किए जाते हैं और हम उनको अचीव करने की कोशिश करते हैं। दिस इज द डेफिनेशन ऑफ डिस्पैचिंग। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 100, द कार्ड विच इज प्रिपेयर्ड बाय द डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट टू बुक द लेबर इन्वॉल्व इन ईच ऑपरेशन इज नॉन ए जॉब कार्ड होता है सर। लेबर कार्ड, वेज कार्ड, क्रेडिट कार्ड, जॉब कार्ड। जॉब कार्ड होता है सर जिसको डिस्पैचिंग डिपार्टमेंट देता है ताकि उसमें क्या है, लेबर किस जॉब में कितने टाइम तक एंगेज रहा वो उसके अंदर बुक किया जाता है हर एक डिपार्टमेंट के द्वारा जिसमें वो काम कर रहा है। नेक्स्ट 101, कॉस्ट रिडक्शन कैन बी अचीव्ड थ्रू वर्क सैंपलिंग के थ्रू, वैल्यू एनालिसिस टेक्निक के थ्रू, क्वालिटी एश्योरेंस, सप्लाई चेन मैनेजमेंट। सर वैल्यू एनालिसिस इज ए टेक्निक which is used for cost reduction. B will be your correct answer. Next one 102, addition of value to raw material. आप रॉ मटेरियल में वैल्यू एडिशन कर रहे हो थ्रू एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी। सर ये लास्ट क्लास में भी आया था, प्रोडक्शन बोलते हैं इसको। बी विल बी योर करेक्ट आंसर।
लास्ट क्लास में ये आया था, रिपीट हुआ है। नेक्स्ट 103, द मोस्ट पावरफुल एंड पॉपुलर मेथड फॉर सॉल्विंग लीनियर प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। सर एलपी के लिए मेनली दो टेक्निक्स होती है, सिंप्लेक्स और ग्राफिकल, होने को और भी होती है, मेन ये दो होती है। तो मोस्ट पावरफुल कौन सी है इसमें से, तो सिंप्लेक्स होती है। ए विल बी योर करेक्ट आंसर, बाकी पढ़ने की अपने को जरूरत ही भी नहीं है। नेक्स्ट, द रिसेंट ट्रेंड in the production or operations management which suggest the use of minimal amount of resources to produce a high volume of high quality goods with some varieties referred to as। सर ये डेफिनेशन है लीन प्रोडक्शन की। लीन प्रोडक्शन में हमारा टारगेट क्या होता है, मिनिमम अमाउंट ऑफ रिसोर्सेज यूज करके हाई वॉल्यूम और हाई क्वालिटी गुड्स हम प्रोड्यूस कर सकें। सी विल बी योर करेक्ट आंसर, लीन प्रोडक्शन, जिसका हमारे सिलेबस में एक छोटा सा पार्ट गिवन है। नेक्स्ट 105, द इफेक्टिव कैपेसिटी कैन नॉट बी डिटरमाइंड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर। आप इफेक्टिव कैपेसिटी कैलकुलेट करना चाह रहे हो, तो क्वेश्चन जानना चाह रहा है जो फॉलोइंग फैक्टर्स हैं इनमें से कौन सा फैक्टर ऐसा नहीं है जो कि इफेक्टिव कैपेसिटी कैलकुलेट कर सके। प्रोडक्ट डिजाइन एंड प्रोडक्ट मिक्स, सर आप इसकी इफेक्टिव कैपेसिटी निकाल सकते हो। क्वांटिटी एंड क्वालिटी कैपेबिलिटीज, सर क्वालिटी और क्वांटिटी के बेसिस पे भी कैपेसिटी, इफेक्टिव कैपेसिटी निकाली जा सकती है। फैसिलिटीज, कि आपके पास क्या स्पेस अवेलेबल है, क्या फैसिलिटीज है, उसका किस तरीके से आप यूज कर रहे हो, उसके लिए भी पॉसिबल है। तो आंसर होगा आपका डी, नन ऑफ द अबव, क्योंकि ये जो ए बी सी है ये तीनों ही यूज किए जा सकते हैं, तीनों ही फैक्टर्स हैं इफेक्टिव कैपेसिटी को मेजर करने के। नेक्स्ट 106, इन विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेजेस the management should try to change its approach by changing its strategy from buy my product to try my product। ये पूछना चाह रहा है कि एक ऑर्गेनाइजेशन की स्ट्रेटजी होती है बाई माई प्रोडक्ट, एक होती है ट्राई माई प्रोडक्ट। तो वो कौन सी स्टेज है जिसपे एक ऑर्गेनाइजेशन को, मैनेजमेंट को बाई माई प्रोडक्ट से ट्राई माई प्रोडक्ट की तरफ मूव कर जाना चाहिए। इंट्रोडक्शन स्टेज, ग्रोथ स्टेज, मैच्योरिटी स्टेज या डिक्लाइन स्टेज। सर ग्रोथ स्टेज होती है जिसमें मैनेजमेंट कहता है ट्राई माई प्रोडक्ट और अचानक से एक बूम आपको मार्केट में देखने को मिलता है। नेक्स्ट 107, कंडक्टिंग ओकेजनल चेकअप्स ऑफ द प्रोडक्ट्स मैन्युफैक्चर्ड और असेंबल्ड टू इंश्योर हाई क्वालिटी ऑफ द प्रोडक्शन इज नॉन एज। कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जिसमें अगर आप वर्ड पे कॉन्सेंट्रेट करो तो उसका आंसर आपको मिल जाता है। चेकअप, चेकअप प्लानिंग में होता है, शेड्यूलिंग में होता है, इंस्पेक्शन में होता है या रूटिंग में होता है। सर इंस्पेक्शन में चेकअप होता है जिसमें क्वालिटी एश्योरेंस किया जाता है कि भाई क्वालिटी सही है मेरे प्रोडक्ट की कि नहीं है। नेक्स्ट 108, which one of the following standards is associated with the quality assurance in final inspection test। सर क्वालिटी एश्योरेंस का फाइनल इंस्पेक्शन टेस्ट जो है वो 9003 आईएसओ में कवर्ड है। तो आपका आंसर होगा आईएसओ 9003, आईएसओ 9003। नेक्स्ट 109, विद रेफरेंस टू प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, स्टडी नोट नंबर 6, प्रोजेक्ट मैनेजमेंट, आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। कहते हैं इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। Gantt chart is a principal tool used in scheduling and also in some method of loading। सर ये तो करेक्ट है। रूटिंग इज द फर्स्ट स्टेप इन द प्रोडक्शन प्लानिंग, सर प्रोडक्शन प्लानिंग का तो फर्स्ट स्टेप रूटिंग होता है, करेक्ट है। द कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टाइम ऑफ कंप्लीशन। द कॉस्ट ऑफ एनी एक्टिविटी इज प्रोपोर्शनल टू इट्स टाइम ऑफ कंप्लीशन, सर ये भी ठीक लग रहा है। द फ्री फ्लोट can be calculated by subtracting EFT from EST। सर आंसर इज नो। फ्री फ्लोट का फॉर्मूला होता है टोटल फ्लोट में से स्लैक ऑफ हेड इवेंट जब माइनस करते हैं तो फ्री फ्लोट आता है, उसमें EFT और EST का सब्ट्रैक्शन हम कंसीडर नहीं करते। डी विल बी और करेक्ट आंसर। करेक्ट आंसर का मतलब जानना चाहते थे कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है, तो डी करेक्ट नहीं है सर, डी विल बी फाइनल आंसर। नेक्स्ट 110, आइडेंटिफाई विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज, फिर से कहते हैं कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। पॉइंट नंबर ए, प्रिवेंटिव मेंटेनेंस इंक्लूड्स ल्यूब्रिकेशन,
क्लीनिंग, पीरियोडिक ओवरऑल एटसेट्रा। सर आंसर यही गलत है, वैसे तो आगे के पढ़ने की जरूरत है नहीं, क्योंकि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस में अगर जरूरत है तो हम पहले से ही क्या है पार्ट वगैरह रिप्लेस करते हैं। केवल और केवल इसमें मैं एक बात करूं, ल्यूब्रिकेशन, क्लीनिंग, पीरियोडिक ओवरऑल, ये नॉर्मल मेंटेनेंस के पार्ट हैं, ना कि प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के। ये रूटीन मेंटेनेंस के पार्ट होते हैं अगर मैं बात करूं तो ए विल बी योर करेक्ट आंसर कि ये स्टेटमेंट गलत है। बाकी क्यों पढ़ूं जब मुझे पता है कि भाई पहला स्टेटमेंट ही मेरा गलत आ गया। नेक्स्ट 111, क्योंकि कई बार क्या होता है हम श्योर होते हैं कि ये मेरा आंसर है, बट आगे पढ़ता हूं और कंफ्यूजन क्रिएट हो जाते हैं। तो कभी आपको लगे एग्जाम में कि आपको सही आंसर मिल गया है तो आगे के ऑप्शन मत पढ़ो, चाहे कोई जरूरत नहीं है टाइम वेस्ट करने की। नेक्स्ट 111, टू डिटरमाइन वेयर द प्लांट शुड बी लोकेटेड, for maximum operating economy and effectiveness, refer to which one of the following? Plant layout, facility location, capacity planning और capacity requirement। सर फैसिलिटी लोकेशन में डिसाइड किया जाता है कि कहां पे हम प्लांट लगाएं ताकि हमें एक ऑपरेटिंग इकोनॉमी मिल सके, कम से कम कॉस्ट में हम बेस्ट यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज कर सके। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 112, which of the following models deals with the physical movement of goods from different supply origin to a number of different demand destination? फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स किस में देखते हो आप? सिमुलेशन में, ट्रांसपोर्टेशन में, लीन ऑपरेशन में या लाइन बैलेंसिंग में? सर ट्रांसपोर्टेशन में डिसाइड होता है फिजिकल मूवमेंट ऑफ गुड्स का, कहां से कहां माल भेजा जाए ताकि हमारी कॉस्ट मिनिमम हो, प्रॉफिट मैक्सिमम हो। बी विल बी योर करेक्ट आंसर, ट्रांसपोर्टेशन। नेक्स्ट 113, वन ऑफ द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस इज, मेंटेनेंस का ऑब्जेक्टिव क्या है? आप मेंटेनेंस क्यों करते हो? टू प्रिवेंट ऑब्सोलिसेंस, टू इंश्योर स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट, टू सेटिस्फाई कस्टमर्स, टू एक्सटेंड द यूजफुल लाइफ ऑफ प्लांट एंड मशीनरी विदाउट सैक्रिफाइसिंग द लेवल ऑफ परफॉर्मेंस। सर मेंटेनेंस करने के पीछे पर्पज ये होता है प्लांट एंड मशीनरी जो है उसकी लाइफ बढ़ जाए और हमें परफॉर्मेंस पे भी कोई सैक्रिफाइस ना करना पड़े। इससे कोई ऑब्सोलिसेंस नहीं रुकने वाला, स्पेयर पार्ट्स मैनेजमेंट में हमारा कोई ऐसा रोल नहीं है, और कस्टमर को थोड़ी ना बताओगे कि मैंने देखो मेंटेनेंस करा है, तो ऐसा कुछ नहीं है। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट 114, which one of the following recent trend in production or operation management involves drastic measures or breakthrough improvements to improve the performance of a firm? सर ये डेफिनेशन वैसे री इंजीनियरिंग की है, कॉर्पोरेट डाउनसाइजिंग, री इंजीनियरिंग, टेक्नोलॉजी, टीक्यूएम। सर री इंजीनियरिंग के थ्रू हम ड्रास्टिक ब्रेक थ्रू इंप्रूवमेंट करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोडक्शन और ऑपरेशंस में, तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट है 115, which of the following process type is used when a very highly standardized product is desired, वो भी हाई वॉल्यूम में, हाई वॉल्यूम बनाना है, स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनाना है, कौन सा प्रोसेस टाइप यूज होगा? रेपिटेटिव प्रोसेस, बैच प्रोसेस, प्रोजेक्ट प्रोसेस या कंटिन्यूअस प्रोसेस? सर कंटिन्यूअस प्रोसेस में मास प्रोडक्शन होता है, हाई वॉल्यूम होता है और स्टैंडर्ड प्रोडक्ट बनते हैं, एक ही तरीके के प्रोडक्ट स्टैंडर्ड हम बनाते हैं। यू कैन से सर वैरायटीज कम होती है, यू कैन से सर वैरायटीज कम होती है लेकिन स्टैंडर्ड प्रोडक्ट हम वहां पे बनाते हैं, तो आंसर होगा आपका डी। नेक्स्ट 116, which of the following aims at finding the best and most efficient way of using the available resources? सर कौन से रिसोर्सेज? 4M, मैन, मटेरियल, मनी एंड मशीनरी। वर्क स्टडी में हमारा मेन एम होता है कि मैन, मटेरियल, मनी और मशीनरी को हम बेस्ट और मोस्ट एफिशिएंट वे में यूज करें ताकि ऑर्गेनाइजेशन को मैक्सिमम टू मैक्सिमम इनका बेनिफिट मिल सके। सिंपल कहूं तो ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज का टारगेट हम अचीव कर सके। वर्क स्टडी के थ्रू हम ऐसा करने की कोशिश करते हैं। नेक्स्ट 117, which one of the following statement is not correct? फिर से आपको बताना है कि इसमें से कौन सा स्टेटमेंट गलत है। LFT is calculated from the LFT of the head event, सर ठीक है। Slack can be calculated by adding EFT and LFT of any job, सर ये गलत है।
क्योंकि स्लैक जब हम कैलकुलेट करते हैं तो हम ईएफटी और एलएफटी का डिफरेंस लेते हैं, ना कि उनको ऐड करते हैं। तो बी आपका आंसर है कि सर ये स्टेटमेंट करेक्ट नहीं है। तो स्टेटमेंट करेक्शन वाले में तो आप स्टेटमेंट पढ़ो, जब आपको आपका आंसर मिल जाए उसी पे टिक कर दो, आगे पढ़ने की जरूरत भी नहीं है। नेक्स्ट 118 पूरा तब पढ़ो जब आपको आता ही नहीं है, तुक्का लगाने की कोशिश करो कि सर क्या आंसर होगा। 118 क्योंकि अपने एग्जाम में नेगेटिव मार्किंग फिलहाल तो है नहीं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द एडवांटेज ऑफ प्रिवेंटिव मेंटेनेंस। अगर एक ऑर्गेनाइजेशन प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करती है तो इनमें से कौन सा एडवांटेज नहीं है? बेटर प्रोडक्ट क्वालिटी, सर प्रिवेंटिव मेंटेनेंस के क्वालिटी इंप्रूव होती है। ग्रेटर सेफ्टी टू वर्कर, बिल्कुल मशीन बीच में खराब नहीं होगी, वर्कर अपने आप को सेफ फील करेगा। इंक्रीज्ड ब्रेकडाउन एंड डाउन टाइम, सर क्या मैं प्रिवेंटिव मेंटेनेंस करूंगा तो मेरे ब्रेकडाउन बढ़ जाएंगे? नहीं, ऐसा नहीं है, ये एडवांटेज थोड़ी ना है। तो सी विल बी योर करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन 119 विच वन ऑफ द फॉलोइंग एस्टैब्लिशेस, सर ये तीसरी बार क्वेश्चन रिपीट हो रहा है, टाइम सीक्वेंस ऑफ ऑपरेशन, इसका आंसर शेड्यूलिंग है। किसी को नहीं भी आता होगा तो पढ़ पढ़ के ही याद हो जाएगा। नेक्स्ट 120 विद रेफरेंस टू एग्रीगेट प्लानिंग आइडेंटिफाई विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज नॉट करेक्ट। एग्रीगेट प्लानिंग से रिलेटेड इनमें से कौन सा स्टेटमेंट सही नहीं है? इट इज एन इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग, सर इंटरमीडिएट टर्म प्लानिंग को एग्रीगेट प्लानिंग बोलते हैं। इट इज मेड ऑपरेशनल थ्रू ए मास्टर शेड्यूल विच गिव्स द मैन्युफैक्चरिंग शेड्यूल। फैसिलिटी प्लानिंग एंड शेड्यूलिंग आर क्लोजली रिलेटेड विद एग्रीगेट प्लानिंग, सर ठीक ही लग रहा है। It deals with the strategic decisions such as purchase of facilities, introduction of new product, etc. क्या एग्रीगेट प्लानिंग में हम ये स्ट्रेटेजी डिसीजन लेते हैं कि क्या हमें फैसिलिटी परचेज करनी चाहिए कि नहीं करनी चाहिए, नया प्रोडक्ट नया प्रोसेस लॉन्च करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? सर एग्रीगेट प्लानिंग में तो हम ऐसा बिल्कुल भी नहीं करते, वो तो लॉन्ग टर्म प्लानिंग में होता है। तो डी विल बी योर करेक्ट आंसर। इंटरमीडिएट प्लानिंग जो एग्रीगेट प्लानिंग जो है उससे रिलेटेड स्ट्रेटेजिक डिसीजन तो हम उसमें नहीं लेते, मतलब एग्रीगेट प्लानिंग में स्ट्रेटेजिक डिसीजन कवर्ड नहीं है। डी विल बी योर फाइनल आंसर। नेक्स्ट 121 इन रूट शीट और ऑपरेशन लेआउट वन हैज टू शो ए लिस्ट ऑफ मटेरियल टू बी यूज्ड, ए लिस्ट ऑफ मशीन टूल्स टू बी यूज्ड, एवरी वर्क सेंटर and the operation to be done at the work center, the cost of product। सर रूट शीट में या ऑपरेशन लेआउट में हम यही शो करते हैं कि हर एक वर्क सेंटर और जो ऑपरेशन है कौन से वर्क सेंटर में कंप्लीट होना है। सी विल बी योर करेक्ट आंसर। 122 कन्वर्जन ऑफ इनपुट्स इनटू आउटपुट इज नॉन एज ऑपरेशंस मैनेजमेंट, सर डी विल बी योर करेक्ट आंसर। डी विल बी योर करेक्ट आंसर। कन्वर्जन ऑफ इनपुट इनटू आउटपुट इज नॉन एज operations management। next 123 which of the following is not the plant layout principle। प्लांट लेआउट के जो प्रिंसिपल है उसमें से कौन सा प्रिंसिपल नहीं है? प्रिंसिपल ऑफ सीक्वेंस है सर, प्रिंसिपल ऑफ यूसेज भी है, प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ट्रेवल तो मैंने नहीं देखा कहीं पे भी, पूरे ओएम में भी नहीं देखा प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ट्रेवल। तो प्रिंसिपल ऑफ मिनिमम इन्वेस्टमेंट सर है। तो प्लांट लेआउट प्रिंसिपल में प्रिंसिपल ऑफ मैक्सिमम ट्रेवल नहीं होता, आंसर है सी। नेक्स्ट 124 which one of the following standards is associated with the quality management and quality system element guidelines। सर ISO 9004 में क्वालिटी मैनेजमेंट एंड क्वालिटी सिस्टम एलिमेंट की गाइडलाइंस है। फाइनल आंसर आपका डी, ISO 9004। नेक्स्ट 125 इन ए नेटवर्क डायग्राम, जब हम प्रोजेक्ट मैनेजमेंट में नेटवर्क डायग्राम बनाते हैं, द एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ ए नेक्स्ट एक्टिविटी इज कॉल्ड एज प्रीडिसीसर एक्टिविटी। सर पिछले वाली एक्टिविटी होती है प्रीडिसीसर, अगले वाली एक्टिविटी होती है सक्सेसर। तो ये कहते हैं द एक्टिविटी दैट मस्ट बी कंप्लीटेड प्रायर टू द स्टार्ट ऑफ एन एक्टिविटी, मतलब पीछे वाली एक्टिविटी कौन सी होती है? तो बी विल बी योर करेक्ट आंसर, प्रेडिसीसर एक्टिविटी। नेक्स्ट 126 आइडेंटिफाई which one of the following is not the objective of maintenance।
सर मेंटेनेंस का इसमें से कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? अभी भी तो ऐसा ही क्वेश्चन आया था एक, वो प्रिवेंटिव मेंटेनेंस था, एडवांटेज से रिलेटेड, कि कौन सा एडवांटेज नहीं है। ये कहता है मेंटेनेंस का कौन सा ऑब्जेक्टिव नहीं है? टू कीप ऑल प्रोडक्शन फैसिलिटीज एंड अलाइड फैसिलिटीज इन एन ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशन। सर मेंटेनेंस का ये तो ऑब्जेक्टिव होता है कि ऑप्टिमम वर्किंग कंडीशन में हमारी सारी फैसिलिटीज वर्क करे। टू एंश्योर स्पेसिफाइड एक्यूरेसी टू प्रोडक्ट्स एंड टाइम शेड्यूल ऑफ डिलीवरी टू कस्टमर। सर बिल्कुल टाइम शेड्यूल ऑफ डिलीवरी भी हमारा मेंटेनेंस के पीछे एक टारगेट है कि ऐसा ना हो कि मशीनें बार बार खराब हो रही है और डिले हो डिलीवरी के अंदर। तो बी भी सही है, ऑब्जेक्टिव होता है। टू कीप द डाउन टाइम ऑफ द मशीन एट द मैक्सिमम। डाउन टाइम का मतलब होता है मशीन को बंद रखना ज्यादा से ज्यादा। क्या ये आपका मेंटेनेंस के पीछे ऑब्जेक्टिव है? सर आंसर इज नो। सी जो है, दिस इज नॉट द ऑब्जेक्टिव ऑफ मेंटेनेंस। लास्ट जो क्वेश्चन है एमसीक्यू का 127, विद रेफरेंस टू द characteristics of a good product design, which one of the following is to referred as the ease of manufacture with minimum cost? कम से कम कॉस्ट लगे, मैन्युफैक्चरिंग इजी हो, ऐसा कॉन्सेप्ट, ये कैरेक्टरिस्टिक्स किसकी है? रिलायबिलिटी की है, प्रोडक्टिबिलिटी की है, स्पेसिफिकेशन की है या सिंप्लीफिकेशन की है? तो सर आंसर है बी, प्रोडक्टिबिलिटी में हमारा टारगेट होता है ईजिंग मैन्युफैक्चर विद मिनिमम कॉस्ट। बी विल बी योर करेक्ट आंसर। तो ऑपरेशंस मैनेजमेंट में आप देख सकते हो कि सर ऑपरेशंस मैनेजमेंट में मैंने 127 एमसीक्यू आपके सामने रखे, जो कि इंस्टीट्यूट ने हमारे सामने रखे हैं, और इसमें से सिंगल एमसीक्यू प्रैक्टिकल नहीं है, थ्योरेटिकल है। एग्जाम में अगर मैं बात करूं 70% ओएम का पार्ट है, 30% एसएम है। इसका मतलब 20 एमसीक्यू जो आएंगे उसमें से आप 14 एमसीक्यू एक्सपेक्ट करोगे ओएमएस से, और मैं कह सकता हूं 14 एमसीक्यू थ्योरेटिकल आप एक्सपेक्ट करके चलो। इसका मतलब आज के टाइम पे जो अपना एग्जाम का पैटर्न है उसमें ओएम के अंदर थ्योरी पोर्शन भी काफी ज्यादा रेलिवेंट है। और हमारे जो नोट्स है, मेरे जो नोट्स हैं जो आपको प्रोवाइड करवाए गए हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग द क्लासेस, जिन बच्चों ने बाई कर रखी है क्लासेस, नोट्स केवल उन्हीं के पास है हमारे। यूट्यूब पे अगर आप वीडियो देख रहे हो तो यूट्यूब वाले बच्चों के पास नोट्स नहीं है, ठीक है, और उनको अवेलेबल भी फिलहाल हम फ्री ऑफ कॉस्ट तो नहीं करवा सकते। हाँ, ये जो बिट क्वेश्चन की बुकलेट है अगर आपको किसी को ना मिल रही हो तो आप हमसे डिमांड कर सकते हो, हम आपको प्रोवाइड करवा देंगे। बट हमने जो नोट्स आपको प्रोवाइड करवाए हुए हैं एट द टाइम ऑफ बाइंग द क्लासेस, वो बेस्ट नोट्स है एमसीक्यू क्वेश्चंस के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो बहुत ज्यादा अच्छे नोट्स हैं। कारण क्या है? कारण यह है कि स्टडी मटेरियल में जो चीजें बहुत बड़ी बड़ी और पैराग्राफ फॉर्मेट में गिवन थी, हमने उन सारे पॉइंट्स को, हमने उन सारे पैराग्राफ्स को पॉइंट्स फॉर्म में, बुलेट्स फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, जिसकी वजह से हर एक लाइन को समझना काफी आसान हो जाता है। और एमसीक्यू क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हर एक लाइन हमें अंडरस्टैंड होनी चाहिए या फिर याद होनी चाहिए, तभी और तभी हम हर एक एमसीक्यू का इजीली आंसर दे सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट फॉर टुडे क्लास। इसको आप रिवाइज करके आइए 127 एमसीक्यू को। नेक्स्ट क्लास में हम ऑपरेशंस मैनेजमेंट ही आगे कंटिन्यू करेंगे, और मेरे पास नेक्स्ट है मैच द फॉलोइंग क्वेश्चंस ऑफ ऑपरेशंस मैनेजमेंट। ऑपरेशन मैनेजमेंट के मैच द फॉलोइंग, जो कि आप, जो हमारा एसएक्यू आता है, सेक्शन बी जो आता है एग्जाम में, शॉर्ट आंसर क्वेश्चन एसएक्यू, उसके अंदर मैच द फॉलोइंग पूछा जा सकता है। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में मैच द फॉलोइंग को कंप्लीट करने के लिए। थैंक यू, बाय बाय।